शीत युद्ध का अंत एवं नई विश्व व्यवस्था के वीडियो के साथ मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय आपके समक्ष अभिनव भारत अकेडमी में पुनः उपस्थित हूँ। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई। एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका था तो दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ। दोनों महाशक्तियों के आपसी संबंधों को शीत युद्ध के रूप में संबोधित किया जाने लगा। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसे उष्ण शांति के रूप में जाना जाने लगा। ऐसी स्थिति में न तो पूर्ण रूप से शांति रहती है और न ही वास्तविक युद्ध होता है, बल्कि शांति और युद्ध के बीच अस्थिर स्थिति बनी रहती है। यह ऐसी स्थिति है जिसमें दोनों पक्ष परस्पर शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध कायम रखने के लिए रखते हुए भी परस्पर शत्रु भाव रखते हैं और सशस्त्र युद्ध को छोड़कर अन्य समस्त उपायों का सहारा लेकर एक दूसरे की स्थिति दुर्बल बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह कूटनीतिक दाव पेच से लड़ा जाने वाला युद्ध था जिसमें महाशक्तियां एक दूसरे से भयभीत रहती थी। द्वितीय विश्व युद्ध सोवियत संघ अमेरिकी संबंधों के 4 युगों में विभाजित किया जा सकता है। पहला शीत युद्ध 1946 से 1962 तक, दूसरा दीतांत तनाव शिथिलता 1963 से 1979 तक, दूसरा शीत युद्ध 1979 से 1984 तक तथा शीत युद्ध का अंत इसी काल को कहा जाता है। 1985 से 1951 तक के काल में शीत युद्ध का अंत हो गया। 1991 तक। वस्तुतः यह शीत युद्ध के विकास का ही विभिन्न चरण है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहे। दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1962 के अंत में क्यूबा प्रक्षेपार्थ संकट के भयावह अनुभव के बाद संबंधों के तनाव में कमी आई और आपसी सद्भाव और सहयोग में वृद्धि हुई। इसे अधिक व्यापक तौर पर दीतांत या तनाव शिथिलता कहा गया। सुधरे और उदार संबंधों के इस कारण में अमेरिका और सोवियत संघ की 3 शिखर बैठकें हुई और दोनों महाशक्तियों के बीच या उनके समर्थन से अनेक महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिसमें आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि 1968, साल्ट प्रथम और साल्ट द्वितीय समझौता। परंतु 1968 के उत्तरार्ध में यह प्रक्रिया उलटने लगी और जल्द ही इसने द्वितीय शीत युद्ध सेकंड कोल्ड वॉर का रूप ग्रहण कर लिया, जिससे दोनों महाशक्तियों के आपसी संबंध एकदम ठंडे हो गए और एक लोहे का पर्दा उनके बीच खिंच गया। वास्तव में तनाव में उदारता की प्रक्रिया की टूटन तो 1975 में दिखाई देने लगी थी, जबकि सोवियत समर्थित वियतनाम में अमेरिका ने पुनः प्रभुत्व जमा लिया और अंगोला में सोवियत समर्थन से क्यूबियाई सैनिक सहायता पहुंचाई गई। इन आघातों के विपरीत प्रभाव बेअसर करने के उद्देश्य से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने 1976 में सैनिक खर्च में 3% की वास्तविक वृद्धि की घोषणा की। यही विचार दीतांत अथवा संबंधों में सुधार की भावना के प्रतिकूल हो गया। दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप ने तो जैसे पूर्णाहुति का कार्य किया और दोनों महाशक्तियों के बीच आपसी सद्भाव बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गए। राष्ट्रपति कार्टर, जिसने साल्ट II संधि पर हस्ताक्षर किए थे, स्वयं ही सीनेट से अनुरोध किया कि वह साल्ट II को अपनी स्वीकृति न दे। इस प्रकार 1980 के आरंभ के साथ ही आपसी मोर्चे बंध गए और दूसरा शीत युद्ध घोषित हो चुका। जनवरी 1981 को रोनाल्ड रीगन ने अमेरिका के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। वह तो पहले ही सोवियत संघ के विरोधी थे। उन्होंने अंगोला, मध्य अमेरिका, क्यूबा और अफगानिस्तान में सोवियत कार्यवाही का कड़ा विरोध किया। 1941 का वर्ष समाप्त होते होते बढ़ते हुए संदेह तथा विश्वास के कारण महाशक्तियां और उनके सहयोगी देश ने निश्चित ही टकराव का रास्ता अपना लिया। अमेरिका की धारणा थी कि सोवियत संघ ने अफ्रीका और मध्य अमेरिका
दक्षिण पूर्वी एशिया और अफगानिस्तान में अपने अड्डे जमा लिए थे, जो अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अड़चन थे। सोवियत संघ भी राष्ट्रपति रीगन की स्टार वार्स योजना से बहुत चिंतित था, इसलिए इस योजना के लागू हो जाने पर सामूहिक संतुलन में अमेरिका का पलड़ा निश्चित रूप से भारी हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्य अमेरिका में विद्रोह की जड़ सोवियत सहयोगी क्यूबा पर आक्रमण करने की चेतावनी और खाड़ी एवं दक्षिण पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सैनिक जमाव बढ़ाने की उनकी योजना से भी घबराहट हुई, क्योंकि यह क्षेत्र सोवियत और मध्य एशिया की सीमा से लगता था। यह स्पष्ट तौर पर दूसरे शीत युद्ध की शुरुआत के संकेत थे। अगले 2-3 वर्षों में सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में इंटरमीडिएट रेंज के SSB-20 प्रक्षेपास्त्र तैनात कर दिए और उसकी दलील यह थी कि ऐसा उसने भूमध्य सागर के ब्रिटिश पनडुब्बियों पर तैनात पोलरिस मिसाइलों, फ्रांस की परमाणु पनडुब्बियों और इंग्लैंड व पश्चिमी जर्मनी को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई से उत्पन्न खतरे को निपटने के लिए किया है। इसके फलस्वरूप अमेरिका और नाटो संधि देशों ने पश्चिमी यूरोप में अमेरिकी क्रूज मिसाइल रखने का समझौता किया। 1985 के प्रारंभ तक यूरोप के दोनों भागों के मध्य रेंज के 2500 से ज़्यादा प्रक्षेपास्त्र तैनात हो चुके थे, जिससे इन दोनों भागों की तो सोवियत संघ की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया। जैसे ही पश्चिमी जर्मनी, इटली और ब्रिटेन में क्रूज और पर्सिंग मिसाइलें रखे जाने लगे, सोवियत संघ इंटरमीडिएट परमाणु शक्ति वार्ता से बाहर हो गया और उसने सामरिक हथियारों की कमी की वार्ता का भी बहिष्कार कर दिया, जो 1982 से जनेवा में चल रही थी। यह दूसरे शीत युद्ध का चरम बिंदु था। इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के 1 वर्ष बाद तक दोनों महाशक्तियों के आपसी संबंध तनावपूर्ण रहे और दोनों ही एक दूसरे के सामरिक योजनाओं और इरादों पर ज़्यादा से ज़्यादा शक करते रहे। तो इस तरीके से यह वीडियो यहीं तक। अगला वीडियो लेकर के मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।